हमारे पास कोई डिजीज आ रही है तो वन ऑफ द मेजर कॉज इज द स्ट्रेस। बिहेवियरल क्यूज होते हैं आपके जो आपको किसी बच्चे में या बड़े में लगे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ही नीड्स हेल्प। तो उसमें जो हमें मुख्तलिफ साइंस मिलते हैं उनमें से एक नेल बाइटिंग भी है, इसी तरह लिप लिकिंग भी है, इवन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन जो स्किन की नहीं भी है उनमें भी यही रोल है। मोस्टली फ्लेयर अप ही होती है एग्जाम्स में बच्चों की, एक्जिमा भी इसी तरह, और सोराइसिस। और आप ज़्यादा देर स्ट्रेस मोड में रहे ना तो आपकी डाइजेशन अफेक्टेड हो जाती है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको डायरिया होगा। जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो जो बैक्टीरिया वायरसेस पहले आपके बॉडी के अंदर थे वही वायरसेस अब डिजीज कर देते हैं। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी दवाई कैसे बेचनी है तो वो इन चीज़ों को कभी हाईलाइट नहीं होने देती कि आप अपनी डिजीजेस को इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी इज द थिंग कि जो आपके अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लेकर आती है। Dr. Amira, this is really amazing to know that one of the best formula for skin care is actually emotional care. आपने इस टॉपिक को इंटरनेशनली भी प्रेजेंट किया। सो हाउ डिड यू फाइंड द मिसिंग लिंक? आप इस एरिया की तरफ आपकी अटेंशन कैसे गई? असल में मुझे इमोशंस और स्ट्रेस और साइकोलॉजी इन चीज़ों में भी शुरू से ही इंटरेस्ट था, और मेडिसिन में भी। तो मैं इन चीज़ों को शुरू से ही जब मैं पढ़ती थी तो इनको लिंक करके ही पढ़ती थी कि जब अगर कोई सपोज़ हमारे पास कोई डिज़ीज़ आ रही है तो उसके कॉजेज़ में मोस्टली आप देखेंगे कि वन ऑफ द मेजर कॉज इज़ द स्ट्रेस, 70 to 80% ऑफ द डिजीज़। तो और साइकोलॉजी जो है या आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी स्किन पे डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। स्किन जो है वो आपके आउटलेट के तौर पे सर्व करती है कि आप बंदा जो है जब स्ट्रेस में होगा, क्योंकि स्किन उसके बिल्कुल असेसिबल है, उसके सामने है, तो वो उस पर कह लें कि वो आउटलेट उस पर निकालता है, वो अपनी चीज़ें इमोशंस को निकालता है। अगर वो उसको सेफ स्पेस नहीं मिलेगी अपने इमोशंस को वो कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए, तो वो इस तरह से वो अपनी स्किन पे और इन चीज़ों पर निकालेगा। और ये डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे या इवन बड़े भी अपने बाल प्लग करते हैं और ये वो सब कॉन्शियसली कर रहे होंगे, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हम प्लग कर रहे हैं। और हमारे पास बच्चे आते हैं जो पैचेस, इवन उनके बड़े बड़े पैचेस होते हैं हेयर लॉस के, और उनको पता नहीं होता कि ये हमने खुद किए हैं। इसी हेयर प्लकिंग का जो हेयर प्लकिंग की वजह से पैचेस बन जाते हैं। और वो कुछ डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होती हैं जिनसे ये पैचेस बन जाते हैं। तो फिर हमने इसको रूल आउट करना होता है कि ये ऑटोइम्यून से बने या इनकी अपने करने की वजह से। और इवन वो हिस्ट्री में भी आपको इजीली नहीं बता पाते कि ये हमने खुद किए हैं, इतने वो सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। तो ये फिर हम डिफरेंट तरीक़ों से फिर हम देखते हैं कि अगर हमें लग रहा हो तो वो हिस्ट्री में हम डिग आउट करते हैं या उनके इर्द गिर्द वालों से पूछते हैं तो उन्होंने ऐसे देखा होता है, और कुछ साइन हमें मिलते हैं जिससे वजह से हम डायग्नोज कर पाते हैं। इसी तरह डिफरेंट और डिजीज़ हैं। एक्नी, एक तो एक्नी आप देखते हैं जो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होती है, एक एक्नी होती है जो आपके उसे एक्नी एक्सकोरी या स्किन पिकिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जो बंदा छेड़ता रहता है अपनी स्किन। जब आप छेड़ते रहोगे उसको, स्किन को, तो उस पर ज़ाहिर सी बात है कोई प्रिक आएगा, कोई उस पर जो डैमेज हो जाएगा उसका बैरियर, तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया आएगा और वो जो है वो उसको एक्नी कॉज कर देगा। लेकिन जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो उसका जो कॉज है वो उसका स्किन का अपने खुद को छेड़ना है। मतलब खुद वो छेड़ रहा था, अपनी स्किन पिकिंग कर रहा था और वो एक्नी उसको हो गया। और ये विशियस सर्कल फिर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जब एक्नी होगी तो उसको और मज़ा आता है उन दानों को छेड़ने में, उनको वो करने में, पियर्स करने में। वो हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाता है। फिर वो जब वो करेगा तो वो और होंगे, जाहिर सी बात है वो उसमें से जो पस निकलेगी वो आपकी दूसरी जगह पर जाएगी और वो सर्कल सा शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे इमोशंस हैं दे आर नॉट जस्ट living in our brain or in our heart, they are living also, they may be living also on our skin as well. तो ये इस तरह से भी है। तो लेट्स अनपैक के व्हाट डज साइंस से, साइंस जो है इसके बारे में किस तरह से इसको रिलेट करती है कि फॉर एग्जांपल जो इमोशंस हैं हमारे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, हाउ डज इट लुक लाइक ऑन आवर स्किन? स्ट्रेस जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि इस तरह बिहेवियरल क्यूज होते हैं आपके कि जो आपको किसी बच्चे में या बड़े में लगे हैं तो आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए या अलर्ट हो जाना चाहिए कि ही नीड्स हेल्प।
ही नीड्स सम स्पेस टू काम डाउन। तो उसमें जो हमें मुख्तलिफ साइंस मिलते हैं, वो एक नेल, उनमें से एक नेल बाइटिंग भी है, नेल बाइटिंग, द वेरी फेमस। इसी तरह लिप लिकिंग भी है कि आप उस बंदे को नहीं पता कि वो लिप लिकिंग कर रहा है, और फिर वो आपके लिप्स के अराउंड ना इन्फ्लेमेशन सी हो जाती है, साइड्स पे क्रैक्स बन जाते हैं। अब बच्चे को या बड़े, इवन बड़े को भी नहीं पता होगा कि वो लिप लिक कर रहा है, वो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग देख रहे होंगे उनको मे बी जो ऑब्जर्वेशन जिसकी अच्छी हो उसको पता लग जाएगा कि ये लिप लिक कर रहा है। तो लिप लिकिंग इज़ वन ऑफ द साइन। और इसके अलावा जो है वो जो एक्जिमा जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है, वो भी फ्लेयर अप हो सकता है। सीन के बच्चों में समटाइम्स जब एग्जाम स्ट्रेस हो या कुछ ऐसा कोई भी इवेंट ऐसा हो, तो वो उनके इसके अंदर जो है वो इसके फ्लेयर अप होना इज नॉर्मल। मोस्टली फ्लेयर अप ही होती है एग्जाम्स में बच्चों की, खासतौर पे टीन एज में लड़कियों की फ्लेयर अप एग्जाम्स में होती है। एक्जिमा भी इसी तरह, और सोराइसिस, और जो थोड़ी और डिजीजेस जो हैं, इवन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, जो स्किन की नहीं भी है, उनमें भी यही रोल है कि स्ट्रेस से, क्योंकि इसका पीछे जो साइंस है वो ये है कि आपकी जो 70 to 80% डिजीज़ हैं वो मैनिफेस्ट ही तब करती हैं जब उनमें मल्टीपल फैक्टर्स उनका रोल होता है। तो जब वो सारे फैक्टर्स पूरे होते हैं तो तब एक डिजीज़ मैनिफेस्ट करती है। मतलब इट्स नॉट जस्ट सिंपल कि एक बैक्टीरिया आया और डिजीज़ हो गई। मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने आपका ना एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बनाया हुआ है, और इसी के अंदर एक आपका इम्यून सिस्टम भी है। इम्यून सिस्टम इज़ जस्ट लाइक कि एक फ़ौज अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में क्रिएट की हुई है, उसके सिपाही हैं जो डिफरेंट सेल्स हैं जिनका काम ही यही है कि वो देखते रहते हैं कि बॉडी में कौन सी चीज़ ख़राब है, कोई फॉरेन बॉडी, इसको हमने पकड़ के ख़त्म करना है। उनके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, बहुत साइंसेस हैं पीछे, और हर बीमारी के अलग अलग सेल्स हैं जो उनको पहचान लेते हैं और पकड़ के ख़त्म कर देते हैं। तो मसला तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी लो हो। जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो जो बैक्टीरिया, वायरसेस पहले आपके बॉडी के अंदर थे, वही वायरसेस अब डिजीज़ कर देते हैं। जब इम्यूनिटी लो हुई है, पहले वो थे बॉडी में, वो लेकिन निज़ाम चल रहा था बॉडी का, ठीक थे, आप पे नहीं अटैक हुआ। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ बच्चों को ज़्यादा जल्दी फ्लू होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चे। It happens. तो कभी हम उसको एस्थमा का लेबल भी दे देते हैं, एस्थमा भी हो सकता है, या एलर्जिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस एस्थमा और एलर्जीज़ के पीछे भी यही रोल है, क्योंकि एलर्जीज़ में भी जो साइटोकाइन और जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं ना, उनमें एक ट्रिगर स्ट्रेस है। तो जितना जो बच्चा हेल्दी, आप अगर चाहते हैं ना फिज़िकली हेल्दी हो, तो इमोशनली हेल्दी भी उतना ही आपने उसका भी उतना ही ध्यान रखना है। जितना हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा फिज़िकली उसका वेट ठीक हो और कमज़ोर ना हो, तो उतने ही आपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटिंग टू द फिजिकल हेल्थ एज वेल। और ये तो अब साइंस जो है इसको अनपैक कर रही है बहुत सारा। मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग टू नो कि अल्लाह ताला ने कितना एक स्मार्ट और कितना खूबसूरत जो है ना इंसान का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रही है, और कैसे जब एक का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ के ऊपर आ रहा है, तो दैट मीन्स के बिल्कुल वेल अलाइंड है कुछ भी उसके अंदर। तो दैट मीन्स के ये सिर्फ हमारे उसमें नहीं है, आप कह लें कि ब्रेन में ये जो इमोशनल इसका जो है वो आप कह लें पैथोलॉजी है, जो साइकोपैथोलॉजी है, दिस इज़ इन आर सेल्स एज वेल। यानी कि हमारे सेल्स से जो है ना वो स्टेम हो रही है, और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो जैसे आपने बात की अभी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी एक फैक्टर से हो, तो आई वुड लाइक टू नो, यानी कि हमारे पेरेंट्स ख़ास तौर पे और टीचर्स भी इवन ये जानना चाहेंगे कि फिर ऐसी कौन सी जो जिसका कॉज एक्सक्लूसिवली इमोशंस हैं, ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं स्किन रेलेवेंट आप कह लें कि जिनका कॉज डायरेक्टली इमोशंस हैं। इनमें जिस तरह मैंने आपको पहले एक ट्रिकोटिलोमेनिया बताई है, जिस तरह कुछ बच्चे हेयरलेस पैचेस के साथ हमारे पास आते हैं, ठीक है, और उनमें वही हेयर प्लकिंग की वजह से सबकॉन्शियसली वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन डिजीज़ आजकल है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ओके, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम से पता लग रहा है कि डिस्मॉर्फिक बंदे को लग रहा है कि उसकी बॉडी इज़ नॉट इन द राइट प्लेस या राइट शेप नहीं है। ओके, लेकिन नॉर्मल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो बच्चा या वो टीनेज लड़की या लड़का कह रहा होगा कि नहीं, ये नाक देखिए मेरा, इसमें थोड़ा सा फिलर चाहिए, ये लिप्स में मुझे थोड़ा सा इधर से टेढ़ा है,
या ये मेरे आइज़ में इधर ये वाला मसला है, फ़लानी चीज़ में ये है। तो डिफरेंट कोई स्पॉट उनको नज़र आ रहा होगा जो इतना माइन्यूट होगा कि एक नॉर्मल बंदे को नहीं वो ऑब्ज़र्व करेगा, लेकिन वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। और इसमें मज़े की बात ये है कि जब आप उनको ट्रीट भी कर देंगे ना, तो फिर भी ये खुश नहीं होंगे। ओके ये किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे किसी और एस्थेटिक फिजिशियन के पास कि नहीं, मेरा उसने फिलर ख़राब कर दिया, अब आप मुझे नया डालो, दोबारा करो मेरा ये। तो जब तक आप ऐसे पेशेंट्स के साथ आपने इनके साइकोलॉजी को ट्रीट करना है, बजाय इसके कि आप उनको चीज़ें डाल दें एग्जैक्टली वो करते रहें, क्योंकि उससे वो खुश कभी भी नहीं होंगे। उनको और कोई चीज़ नज़र आ जाएगी, क्योंकि मसला जो है वो किधर है, वो हाँ मसला उनके इमोशंस में, दिमाग में है कि ये मैं जो वो मसला है। और ये डलता कैसे है? मैं एक्चुअली यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा है, तो आजकल जब हम कहते हैं तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो आपने इसको क्या कंक्लूड किया है कि व्हाई इट हैपेंस? हाँ, जो मोस्टली जो मेजॉरिटी रीज़न है ना, हमने इसके ऊपर रिसर्च भी की है अपने डिपार्टमेंट में, और इवन क्रॉस सेक्शनल एक हमने ऑब्जर्वेशनल वो स्टडी भी की, और इसमें हमने क्वेश्चनेयर वगैरह सर्कुलेट किया कि किस तरह से ये ट्रॉमा जो है ये क्रिएट होता है। तो उसमें जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये थी कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को, या इर्द गिर्द वाले के, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा जो है ना वो अपने पेरेंट्स को बहुत आइडियलाइज करता है, बेशक वो मुंह से नहीं बोलता, बट टीचर्स और पेरेंट्स उसके एक मेन वो होते हैं जिनको वो सारा इंटरनलाइज कर रहा होता है उनकी बातों को। तो जब पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट्स, माँ या बाप कहते हैं कि तुमने फलाने कज़न को देखा, उसका कितना कलर फ्रेश है, या उसका कलर कितना साफ़ है, या वो उसका वेट कितना नॉर्मल है, तुम कितनी मोटी हो रही हो, या तुम कितनी कमज़ोर हो, तुमने फलाने बंदे को नहीं देखा, या तुम्हारा कद नहीं छोटा है या बड़ा है। इस तरह करके जब हम अपने बच्चों को ये अपीयरेंस के ऊपर इस तरह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या कोई और टॉन्ट कर रहे होते हैं, तो हम उनके जहन में वो सारा पॉइजन असल में डाल रहे हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, योर अपीयरेंस मैटर्स। ये चीज़ डालना ही बहुत आप जुल्म कर रहे हैं बच्चे के साथ, कि आप उसे कह रहे हैं कि आपकी अपीयरेंस मैटर करती है। आपने उसको बताना है कि योर एक्शंस मैटर्स, कि अपीयरेंस तो बाद में आती है, और अपीयरेंस में भी क्या चीज़ मैटर करती है और क्या चीज़ नहीं करती, ये तो बाद में आपने उसको ग्रूमिंग और वो सारी चीज़ें वो अलहदा चीज़ है। लेकिन नाक मोटा पतला होना, कलर के ऊपर बात करना, हाल है इस चीज़ के ऊपर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अच्छा, अमेजिंगली वैसे ये पिछली जनरेशंस में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब आपने आजकल कहा ना, तो वो तो बड़ी ऑब्वियस सी रीज़न नज़र आती हैं कि ये जो सोशल कंपैरिजन हो रहे हैं, हाँ। ये सारे के सारे जो है ना, ये मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया, ये डेफिनेटली कि वहाँ पे आपको ऐसी परफेक्ट इमेज दिखाई जाती है ऑफ सेल्फ कि आप उससे नीचे तैयार ही नहीं है अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। वो फिल्टर्स के साथ होती है, वो सारी चीज़ों के साथ, तो वो सारी फैब्रिकेटेड है, सारी जो है वो आप कह लें कि क्रिएटेड है, और उसके लिए वो एक पूरी एफर्ट है जो आप नहीं कर सकते, और ना वो पॉसिबल है। तो इवन पुरानी जनरेशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन बेबी कम्स इन द वर्ल्ड, तो वो क्या होता है कि इसका सबसे पहले सर बनाओ उसके जो है ना वो नाक को जो है वो शेप करना शुरू कर दो, इसके कानों पे, मतलब उसकी जो सारा फोकस है उसका, हालांकि इसके भी जो है वो इम्पैक्ट्स हैं, यानी कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कि वो कहते हैं कि बच्चे की जो साइकोमोटर स्किल्स हैं ये इवन स्टार्ट डिस्टर्बिंग। तो यानी कि ये ऐसा है कि आजकल भी है, और हमारे यहाँ तो ये यानी कि शायद शुरू से भी चला आ रहा है कि हम शुरू से ही जो है ना वो एक चीज़ माइंड में डाल रहे हैं बच्चे के, चाहे वो सब शुरू से तो चल ही रहा है, बट अब सोशल मीडिया की वजह से और आप कह लें कि ज़्यादा हो गया उसने, बिल्कुल। बट और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो माएँ इस तरह से बना देती हैं, कह के बोल के कि शादियाँ नहीं होंगी, ये नहीं होगा, तुम्हारा वेट ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये अपीयरेंस पे इस तरह से आप छोटे से बच्चे को आप अगर कर रहे हो, आपने ठीक है वेट ज़्यादा होना इज़ नॉट नॉर्मल, बिल्कुल, लेकिन आपने अगर उसको जस्टिफाई करना है तो आप उसके दूसरे रिस्क फैक्टर्स जो हैं कि आपके जी हेल्थ के लिए नहीं है, आपकी ओबेसिटी जो है वैसे ही नहीं अच्छी हेल्थ, उसके जो है 10,000 बीमारियां जो आपके वन ऑफ द फैक्टर, जिस तरह स्ट्रेस है इस तरह ओबेसिटी भी वन ऑफ द फैक्टर है कि वो आपकी डिजीज़ क्रिएट करने में, तो मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि अब एक बंदा मोटा है तो उसके जाहिर सी बात है। लेकिन आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है बच्चों को, जैसे आप अगर आपने जंक फूड से मना करना है तो आपने इट्स नॉट हेल्दी, हाँ अनहेल्दी है, तो आपने ये सारा कि वो इस बजाय इसके कि तुम बर्गर्स खा रही हो तुम मोटी हो रही हो,
शादी नहीं होगी, ये चीज़ें करने के बजाय आपने उनको बताना है कि जी इसमें आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, ये जंक फूड खाने से आपका ब्रेन की फंक्शनिंग डिटोरिएट हो रही है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है, ये बड़ी सामने की बात है कि अगर किसी से हम कंपैरिजन करें तो शायद उसको भी तो अलग तरह से वो कोई चीज़ मिली होगी ना। हाँ, ऐसी है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने खुद से अपने लिए जो है ना कोई क्रिएट की चीज़ या ये वो, तो उस चीज़ के लिए जो उसको वैसे मिली है, अलग तरफ से मिली है, उस पे यानी कि अपने आप को पूरा वो करना, तो वो ये तो बहुत जुल्म है जो कि हो रहा है। और इसको तो ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, और स्ट्रेस इज़ लीडिंग टू अब कह लेंगे मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसका जो है वो कॉज बन रहा है। और मुझे आज की जो थीम वो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि क्योंकि ये चीज़ अवेयरनेस हमने अपनी सोसाइटी में क्रिएट करनी है। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ये अवेयरनेस आप क्रिएट करें अमंग द पेरेंट्स, अमंग द टीचर्स, क्योंकि इन दोनों ने ही शेप करना है बच्चों। और ये इनकी बात ही बच्चे के लिए मैटर करती है। फ्रेंड्स की बातें एक साइड पर होती हैं, और शुरू के जो एजेस होते हैं ना, अर्ली एजेस, वो पेरेंट्स और आपके टीचर्स मैटर करते हैं। उसके बाद टीन एज में जाके फ्रेंड्स आपके वो एक उस पर डिपेंड करता है, उनका पीयर प्रेशर होता है, लेकिन शुरू में इटसेल्फ कोई इतना ख़ास पीयर प्रेशर नहीं होता। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप कंपैरिजन ही ख़त्म कर दें। हर बच्चे की एक अलहदा जर्नी है, हर चीज़ की एक अलहदा जर्नी है, तो आपने उसको उसी के साथ कंपेयर करना है। उसके पिछले आपने इवन अपने आप को भी दूसरों से कंपेयर करने के बजाय आप अपने आप से ही करें कि मेरा कल का दिन आज के दिन से कैसा गुजरा, तभी हम ग्रो कर सकेंगे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस, तो ये अल्टीमेटली जो है ना वो बॉइल्स डाउन इनटू के ये हमने एक अपना इंटरेक्शन कैसे रखना है, क्योंकि यूजुअली टॉक अबाउट द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड अ कनेक्शन, कि हम चीज़ों को रीफ्रेम कैसे करते हैं, हम बच्चों को कैसे लेके चलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप कवर कर सकते हैं इन दैट वे। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ दे सी समथिंग लाइक दिस, तो उनका जैसे हमने इस चीज़ को तो इस्टेब्लिश कर लिया कि देयर कुड बी इमोशनल ट्रिगर्स, जो कि एक स्किन के ऊपर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, इसका कोई इमोशनल ट्रिगर भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वही अगेन मल्टी फैक्टर्स की बात है, शायद रिपीट हो रही हो, लेकिन शायद इसका कोई डायमेंशन चेंज हो सके। वो ये कि फॉर एग्जांपल स्किन के प्रॉब्लम्स हाइजीन की वजह से भी हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर दे सी समथिंग लाइक दिस, तो उसका प्रोसेस क्या हो? सबसे पहले वो उसको इमोशनली काम डाउन करें। ये क्या किसी भी डिजीज़ में ये ज़रूरी है, स्किन के तौर पे ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर को विजिट करें रूल आउट करवाने के लिए। तो इस आप प्रोसेस को कैसे? तो ये है कि अगर तो क्यूज़ है ना, एक कुछ मैंने आपको बताया जो हैबिचुअल क्यूज़ हैं, जिस तरह नेल बाइटिंग है या हेयर प्लकिंग, यानी इसको लाइट ना लिया जाए। इसको आप लाइट ना लें, इसको आप जब तक वो डिजीज़ नहीं बन रहा ना, जब तक हेयर लॉस का पैच नहीं बन रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि ही इज़ प्लकिंग, तो आप उसको आप पहले तो खुद से उसको एक सेफ स्पेस दें, और उसमें एक कोशिश करें कि वो आपसे साथ एक्सप्रेस करे कि क्या चीज़ है जो उसको बॉदर कर रही है। वो आप जब तक आप एक सेफ स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक बच्चा आपके साथ शेयर नहीं करेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मोस्टली तो चीज़ें इसी तरह हल हो जाती हैं, अगर एक सेफ स्पेस बच्चे की पेरेंट्स के साथ हो, जिसमें उसका एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, तो मोस्टली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगे, इसमें आपने ये करना है कि बजाय आपने टोकना नहीं है, क्योंकि वो टोकने से चीज़ नहीं ख़त्म होगी। आपने इसको या तो आपने उससे एक बातचीत की और वो सारा, और ये नहीं है कि एक दिन आपने बैठ के बातचीत कर ली तो हो गया। हाँ, आपने उसको टाइम लगेगा, आपने टाइम देना है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। तो अगर तो इस तरह हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही चीज़ें, ठीक नहीं हो रही, तो गो हेल्प एंड सीक हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट। अगर तो वो स्किन की डिजीज़ नहीं बनी तो आप थेरेपिस्ट के पास पहले जाएंगे। लेकिन अगर तो वो पैचेस बन गए हैं, या स्किन पे एक्नी हो गई है, या इचिंग कर करके बच्चे ने ज़ख़म बना लिए, तो फिर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। इवन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप तो खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अगर इसको देखते हुए किया जाए तो ये तो बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये उनको लिए भी एक आप कह लें कि अलार्मिंग सी चीज़ है कि अगर इन चीज़ों को हम साइंस को फ़ौरन से देख लें, उसमें मेरा ख्याल है कि ये देख लेना चाहिए कि अच्छा
इस वीक में कुछ हुआ है घर में, कोई उस बॉन्ड के अंदर कोई क्रैक आया है, कोई एग्जाम था या कोई, तो पहले तो मेरे ख्याल है खुद ही जो है वो खुद ही ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि अगर कोई चीज़ इट इज़ हैपनिंग तो क्या रीजंस हो सकते हैं। इवन हर डिजीज में ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है हर डिजीज की, दिस इज वेरी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनको हाईलाइट नहीं करने देती। ये इसी तरह की जो है टॉक्स हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकती हैं, वरना क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी दवाई कैसे बेचनी है, तो वो इन चीज़ों को कभी हाईलाइट नहीं होने देती कि आप अपनी डिजीजेस को इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली मेजॉरिटी इवन ये जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं आपके, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो जिसकी वजह से हमारी आबादी की कह लें कि 80% या 70% डेथ्स जो है इनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही हैं। आप डायलिसिस यूनिट में जाएं, आपको जगह नहीं मिलती डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए, तो क्यों वो डायलिसिस की तरफ आए, पीछे रीज़न क्या थी? मोस्टली आप देखेंगे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होगी जो उनको उनके गुर्दे काम करना छोड़ दिए। अब वो डायबिटीज़ क्यों हुई, तो उसके भी आपके यही रीजंस हैं। तो इसलिए अगर हम इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर बात करनी शुरू कर दें तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कितना फ़र्क डाल देती हैं, हमें फील भी नहीं होता। ओके, लेट्स गो, आप कह लें कि अ बिट डीपर इनटू इट। वो ये कि क्योंकि आप आपका जो है वो एक पूरा इसके अंदर स्टडी है एंड ऑल आपने किया हुआ है, तो यू आर द एक्सपर्ट। तो व्हाट हैपन्स इन द बॉडी जब जिसकी वजह से ये होना शुरू होता है? फॉर एग्जांपल बहुत सारे इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या बहुत सारे इस तरह के जो एक्सक्रीट होते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है, तो हम आज स्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो जब स्ट्रेस होती है तो फिर क्या ऐसा होता है बॉडी के अंदर, कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिर ये इट स्टार्ट्स हैपनिंग? असल में जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेस में जाती है ना, तो दो तरह की हमारी बॉडी के मोड्स होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक को आप आम जबान में इस तरह कह लें कि इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। कि बंदा किसी स्ट्रेस में होता है तो आपने नोट किया होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती होगी। कि आप फील करते होंगे कि आपको ना हार्ट बीट अपनी फील आप कर सकते होंगे। एग्जैक्टली, यू कैन लिसन टू इट। हाँ, तो ये वन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है कि आपकी जब भी आप बंदा स्ट्रेस में होता है, उस फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है, तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसको सांस लेने में मसला होता है। अक्सर लोग जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से इस तरह एक शॉक की एक टाइप होती है कि उसमें आप चले जाते हैं, आपको सांस नहीं आता, कुछ खा पी नहीं सकते, हाँ, खाने पीने में दिल नहीं करता, पैनिक अटैक जिसको आप आम जबान में कह सकते हैं। तो वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है कि उसमें आपकी, क्योंकि सिंपैथेटिक मोड ऑन हो जाता है, तो सिंपैथेटिक मोड जब ऑन होता है वो पूरी बॉडी को सिग्नल देता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, हर बॉडी का पार्ट ना वो तैयार हो जाता है कि वो कुछ करे, तो वो सारा हाइपर एक्टिव एक तरह से हो जाता है। जो आपकी डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है और चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। अगर आप ज़्यादा देर इस स्ट्रेस मोड में रहे ना, तो आपकी डाइजेशन अफेक्टेड हो जाती है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको डायरिया होगा। इन डिजीज़ के भी नाम हैं और ये मुख्तलिफ ग्रुप है। तो और अगर आप अपने स्ट्रेस को ठीक कर लें तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हार्मोन रिलीज़ होता है ना इस सारे सिंपैथेटिक सिस्टम में, वो होता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होता है, नॉर्मली हम अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, कॉर्टिसोल हमारा सुबह 8 बजे ज़्यादा होता है और रात को बाय द इवनिंग कॉर्टिसोल कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपने सुबह उठ के काम करना है, हर बंदे ने सुबह उठना है, काम करना है, तो उसका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है और बाय द एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये एक दिन काम करने के लिए और रात जो है उसके लिए बनाई है, सोने के लिए। तो जब कॉर्टिसोल स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाता है आपका, इसीलिए आपको रात को नींद नहीं आती कि आपका वो स्ट्रेस में कॉर्टिसोल ज़्यादा हुआ है, आपका सिंपैथेटिक मोड ऑन हुआ है। जो ऑन द अदर हैंड जो पैरासिम्पैथेटिक मोड है ना, उसमें भी इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, उसमें एसिटाइल कोलिन और डिफरेंट रिलीज़ होते हैं केमिकल्स जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जो आपकी डाइजेशन कराते हैं और आपका जो है बाकी सारे काम करते हैं। तो इनमें से जो कॉर्टिसोल है जब वो ज़्यादा होता है, जो सिंपैथेटिक वाला है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी का ध्यान इम्यूनिटी की तरफ से चला गया ना। सारे जो फौजी थे जिन्होंने आपकी उस पे इम्यूनिटी पे काम, पूरी फायरवॉल बनी हुई थी, वो तो डाउन हो गई, वो डाउन हो गई। उसने और काम करने शुरू कर दिया, उसने कहा कि जी स्ट्रेस आ रहा है, कोई फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड है, वो सारा ध्यान सेल्स का कहीं और चला गया। तो इसलिए जब आपका स्ट्रेस होता है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, और जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो तब आपके मल्टीपल डिजीजेस मैनिफेस्ट हो जाएगी। वन ऑफ द रीज़न है कि डिजीजेस
जो है वो मैनिफेस्ट ही तब होती हैं, वरना आप कंट्रोल हो रही होती हैं। तो वो हमें डॉक्टर्स जब हिस्ट्री लेते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि ये इसकी डिजीज़ मैनिफेस्ट हुई है। कुछ डिजीज़ होती ही तब है जब आपकी इम्यूनिटी लो है, वरना वो आपका इवन चिकन पॉक्स होता है ना, तो चिकन पॉक्स का ये समझ लें एक भाई होता है जिसको जोस्टर कहते हैं, वो पड़ा रहता है आपकी बॉडी में वायरस, वो तब अपीयर होता है जब बंदे का स्ट्रेस होता है, वो अपीयर ही तब होता है। इस तरह डिफरेंट डिजीज़ का यही है कि या तो वो ट्रिगर होंगी या वो मैनिफेस्ट होंगी। तो इसलिए अगर हम अपने इमोशंस को और इन चीज़ों को कंट्रोल करें तो हम बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। इवन आपने देखा हो कि रूरल एरियाज़ में पहले ज़माने में क्यों इतनी लंबी ज़िंदगी थी, और अब अर्बन लाइफ स्टाइल और ये जो हमने बना लिया, तो इससे आपकी एज कम हो गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वो जो बात की ना लाइफ स्टाइल की, लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आज से कुछ 2 डेकेड पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो हमारी उससे आई गेस 10 ईयर्स कम हो गई है। इट वाज आई गेस 75 to 65 पे शिफ्ट हुई है, 65 से 55 पे शिफ्ट हुई है। लेकिन अभी भी कुछ जैसे मेरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो मुझे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मुझे बता रही थी कि वो ओल्ड होम में मोस्टली काम करती है। तो जो वहाँ के ओल्ड होम्स जो रूरल एरियाज़ वगैरह में है ना, तो उधर जहाँ पे अच्छी एक लाइफस्टाइल, एक हेल्दी अवेयरनेस वाले एरियाज में नेचुरल एक है, नेचुरल, वहाँ पे उन लोगों के ओल्ड एज वुमेन्स इवन विद कैंसर्स, पोस्ट कैंसर्स, उनकी एज 100+ होती है, और वो 100+ के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं, वेजिटेबल्स गार्डनिंग कर रही होती हैं, मतलब काम कर रही होती हैं। हमारे माशरे में ये होता है कि बस शादियां कर दी बच्चों की, अब रिटायर हो गए, माएँ भी रिटायर हो गई, शादी हो गई बच्चे की, खामन भी रिटायर हो गया, अब हमने कुछ करना ही नहीं है, ना कोई भी काम नहीं करना। तो जब तक आप काम करते रहोगे, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखोगे, तो आपकी ये जो स्पैन है, लाइफ स्पैन, वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो यानी कि रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो समटाइम्स सोचता रहता हूँ कि रिटायर होना है, लेकिन आप कह रही हैं कि रिटायर होने का कोई, मुझे बताती 70s में लोग अपने प्रोफेशन चेंज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं बाहर, कोई ना कोई एक्टिविटी या कुछ ना, एनीथिंग दे आर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, या वो इवन अपने प्रोफेशंस चेंज। 70s में अगर कोई बंदा मास्टर डिग्री ले रहा है किसी और प्रोफेशन की, तो इसका मतलब उसमें कितना जज्बा है ग्रो करने का। तो वो एंड देयर आर सेवरल एग्जांपल्स कि जिन्होंने सर्वाइव किया सिर्फ इस एक माइंडसेट की वजह से। यानी कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो भी उसके अंदर फैक्टर्स हैं, वो उनमें ये वन ऑफ द फैक्टर्स था जिसने उसको जो है वो प्रोलॉन्ग किया और हेल्प आउट किया। तो इफ़ यू टॉक अबाउट इसका, यानी कि इसको टू डील विद इट, यानी कि हमने एक इस्टेब्लिश कर लिया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये स्किन का जो पैथोलॉजी है जो इसके अंदर है, तो इसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंसिंग जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और वो इस इम्बैलेंसिंग के सूरत में जो है वो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके अंदर जो कॉर्टिसोल है वो ज़्यादा मतलब वो ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो एक्सेस है वो फिर जाहिर है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एनीथिंग इज़ बैड। तो जो एक्सेस करता है तो फिर वो डिफरेंट तरीक़ों से आपके बॉडी में शो अप होती हैं वो चीज़ें, और वो स्किन पे भी शो अप होती हैं। तो इसमें अब इसमें पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, यानी कि बात अवेयरनेस, आपने कहा कि अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप शायद, कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। फिर सेकंड स्टेप क्या है, किस तरह की डेली रूटीन्स होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमें हेल्प करें। ये प्रिवेंशन मेथड है ना, ये कंट्रोल मेथड नहीं है, प्रिवेंशन है कि आप आने से पहले किसी चीज़ को जो है वो आप रोक लें। तो इसमें आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि छोटी छोटी रूटीन्स या छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं एज एन पेरेंट, एज एन टीचर, वो यही है कि आप इस तरह कर सकते हैं। एक तो रूटीन, आप बच्चे की उसको सुलाएं टाइम पे, ताकि उसका कॉर्टिसोल जो है वो रात को ख़त्म हो रहा है तो रात को आराम से टाइम से सो जाए, सुबह जल्दी उठे। आपकी ख़ुद की भी कोशिश करनी चाहिए यही रूटीन हो कि रात को जल्दी सोने वाली, सुबह जल्दी उठने वाली। जब आपकी ये रूटीन होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चों की स्कूल में तो ऐसे ही बन जाती है, लेकिन अदर देन स्कूल डेज भी आप कोशिश करें कि बच्चों की सेम रूटीन रखें। दूसरा ये कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ज़्यादा उसकी जो है वो चीज़ें, ये सोशल स्किल्स और ये इमोशंस रिलीज़ होंगे उसके। जितना बच्चा भागता है, फिज़िकल एक्टिविटी करता है, वो रिलीज़ करता है अपनी एनर्जी, और इन चीज़ों से बच्चा सीखता है। जब वो कोई टीम में खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या कोई भी चीज़ खेल रहा है, आपस में वो एक टीम वर्क कर रहा है,
तो वो कोलैबोरेट करना सीख रहा है, वो लोगों के साथ काम करना सीख रहा है। तो ये चीज़ें उसे लॉन्ग रन में हेल्प करेंगी, क्योंकि आजकल जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपको एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन लेना आजकल के दौर में मुश्किल नहीं है। तो आपको बजाय कि आप बच्चों को रटने पे ज़ोर दें कि फ़लानी इन्फॉर्मेशन याद कर ले, इससे बेहतर है कि आप उसको, ठीक है स्टडी टाइम भी हो लेकिन एक हेल्दी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हों, ताकि उसमें वो सोशल स्किल्स डेवलप हों, लीडरशिप स्किल्स जिसकी आज कल माशरे में ज़रूरत है। और उसमें करैक्टर हो, उसमें टीम वर्क और आपस में मिलकर काम करने की जो चीज़ें हैं। जिस तरह ज़्यादा स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी एक स्पेस क्रिएट की है, ये सारा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जोन बनाया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चे स्विमिंग करें, फुटबॉल और हर चीज़ को एक्टिविटीज़ के थ्रू, और उनका जो है वो सीखते भी बच्चे अच्छा है, और इवन लर्निंग भी उनकी अच्छी होती है, और बाकी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं उसमें। राइट। तो और इवन घर में भी आपको यही करना चाहिए कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, और आउटडोर एक्टिविटीज़ का आप टाइम रखें कि जिसमें बच्चे आसानी से जाके खुद जो मर्ज़ी खेलें, वट एवर दे वॉन्ट। ये नहीं है कि क्या चीज़ खेलनी है क्या नहीं, वट एवर दे वॉन्ट आप उनको टाइम दें, और स्क्रीन से कम करें, बिकॉज स्क्रीन इज़ बिल्कुल डिज़ास्टर है। जो हम अपने बच्चों को शुरू से अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल ही डिज़ास्टर कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि स्क्रीन का मसला ये है कि वो आपका डोपामीन रिलीज़ करता है। डोपामीन अगेन जिस तरह कॉर्टिसोल हार्मोन था, डोपामीन भी इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है एक आप कह लें खुशी का, नहीं रिवॉर्ड का है। जब डोपामीन आपकी रिलीज़ होगा ना, तो आपको सेंस ऑफ हैप्पीनेस और जॉय फील होगा। तो जब आप स्क्रीन करते हैं ना यूज़, तो आप या गेम खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बड़ी आजकल चली है, और इवन कुछ भी कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो वो डोपामीन आपके रिलीज़ होता है बार बार। और लेकिन जो नॉर्मल आपकी लाइफ में ऐसे डोपामीन रिलीज़ नहीं होता। नॉर्मली जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है इस डोपामीन के लिए। आपको जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे ग्रेड मिलेंगे, तो आपको डोपामीन रिलीज़ होगा। ये नहीं कि ऐसे चुटकी में डोपामीन आ गया। तो जिन बच्चों को आदत हो जाती है ना चुटकी में डोपामीन लेने की, वो फिर लॉन्ग टर्म फोकस नहीं कर सकते। तो आपने लॉन्ग टर्म फोकस रखने के लिए, जो अच्छे स्कूल में टीचर्स भी आजकल कहती हैं कि आप अपने बच्चे को फोकस करने के लिए आप उसका स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। जाहिर सी बात है, आप स्क्रीन है देर है, आप उसको ख़त्म नहीं करें, क्योंकि वो एक बहुत इंटेंसिव चीज़ चली जाती है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें सब कुछ, तो वो बच्चे के अंदर और क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है कि क्या ख़त्म करें। आप लिमिट कर दें, और आप नज़र रखें कि जो बच्चा कर रहा है वो क्या देख रहा है, आप अच्छी चीज़ें उसको दिखाएं। ये यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इससे क्या मुराद है स्क्रीन टाइम को लिमिट करने से और ख़त्म करने से? फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि जो डोपामिन की एक हाउ इट वर्क्स के कोई रिवॉर्ड सिस्टम है ना, ये कि रिवॉर्ड आपका जो है ना वो कर देता है आपको, तो वो तो गेम्स में ज़्यादा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो ही और शी इज़ जस्ट वाचिंग कार्टून्स और कोई एक मूवी वो देख रहा है, में भी ऐसे कलर्स होते हैं जिससे वो रिलीज वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, वो स्टिमुलेट कर रहा होता है, कार्टून से वो रिलीज हो रहा होता है। राइट। तो आप देखें कार्टून्स आप कौन से दिखा रहे हैं। अगर आप दिखा रहे हैं कुछ हेल्दी भी आते हैं। अब जिस तरह जब सबको पता है कि यूट्यूब एक चीज़ है जनरेट कर रही है इनकम, तो लोगों ने अब अच्छी चीज़ें भी बनानी शुरू कर दी। जिस तरह अलिफ बे की, ABC की वीडियोस बच्चे वो नहीं देखते। इवन अल्फ़ा ब्लॉग्स नंबर, क्योंकि मेरी बेटी है इसलिए मुझे आइडिया है, वो छोटी है तो कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, तो मैं उसके साथ खुद जितना टाइम वो स्क्रीन पे लगा होता है मैं उसके साथ बैठी होती हूँ। गुड। तो ताकि वो कोई ऐसी चीज़ ना देखे। और फ़ोन ख़ास तौर पे उनके हाथ में देना और ऊपर नीचे वो स्क्रॉल डाउन करें, ये अगेन स्क्रॉलिंग से भी आपका डोपामीन रिलीज़ होता है। खुद हम क्यों स्क्रॉलिंग करते हैं ऊपर नीचे? क्योंकि वो डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है, हमें मज़ा आ रहा होता है। हालांकि फजूल चीज़ें होती हैं, बाद में बंदा बंद करके सोचता है कि मैं ना ही करता। हाँ। तो लेकिन उस टाइम वो डोपामीन रिलीज़ होता है, तो वो आपको जो उसमें वो जकड़ा रखता है कि आप करते रहो और स्क्रॉल करते रहो। तो इसलिए आप अपना भी लिमिट करें, क्योंकि बच्चे ने तो आपको ही देखना है जी। तो आप अपना भी लिमिट करें और बच्चों का भी लिमिट करें। और जो दिखाना है स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, टीवी पे, आप उनको खुद लगा कर दें और उनको बताएं कि बच्चे इतना ही टाइम देखना है और इसके बाद आपने एक्टिविटी करनी है, जो भी काम करना है, होमवर्क वगैरह। तो इस तरह बच्चों को डिसिप्लिन भी आएगा ज़िंदगी में, कि डिसिप्लिन होता है
कि हमने कुछ काम कुछ देर करना होता है, उसके बाद हमने अगर कोई और चीज़ करनी होती है। एक डिसिप्लिन भी बच्चों के अंदर मेंटेन करें और हेल्दी तरीके से। आपने हर चीज़ ना बच्चे को जस्टिफाई करके उसके हेल्थ, उसके रिस्क, उसके बेनिफिट बच्चों को बताने हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं। हमारे पहले ज़माने में होता था एक थप्पड़ लगाया और जी करो ये काम, बस मैंने ये कह दिया अब करना है। अब आप अगर आप स्मार्ट तरीके से लेकर चलेंगे तो बच्चे भी एक तो ज़्यादा अच्छी आपकी बात को करते। इवन मैंने देखा है, मैं अपनी बेटी को जब समझाती हूँ वो अपनी छोटी कज़न्स को वही बात बता रही है, दे अंडरस्टैंड डेफिनेटली कि आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी। इवन अपने बाबा को कह रही होती कि आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी कि आप ये स्क्रीन देख रहे हैं। वो हम लोग एक इनिशिएटिव पे काम कर रहे थे लीडरशिप के ऊपर, तो जिनके साथ हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे ना कि ठीक है फाइन, हम बच्चे के ऊपर लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं, बट व्हाट हैपन्स कि जब वो घर जाता है तो उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। उसके पेरेंट्स तक वो अवेयरनेस नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं ना, दे विल कॉज द चेंज, दे वुड बी द कैटलिस्ट जो कि उस चेंज को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इट हैपन्स। और मैंने फिर वाकई उसको फील किया कि जब आपके बच्चे आपको आ कहेंगे ना कि डैडी यू आर नॉट, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो पेरेंट्स उसको बहुत सीरियस लेते हैं, बच्चे की बात को बहुत सीरियस लेते हैं, उसको बहुत अडोर करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हमसे जो एक चीज़ डिमांड कर रहा है वो पॉजिटिव चीज़ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम बच्चे को करें तो वो एक इस तरह का मैसेज स्प्रेड करने में हेल्प भी करता है। आपको भी वो और सीधा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये टू वे है कि वो खुद भी करेगा, फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा व्हाई यू डूइंग दिस। मेरे साथ ये होता है, मतलब समटाइम अगर इफ आई एम यूजिंग द फोन एट नाइट तो मुझे वो बच्ची कहती है कि व्हाई यू यूजिंग योर फोन देन, तो पूछती है मेरे से कि आप फिर अपना फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, मुझे रोक दिया, तो फिर मुझे रखना पड़ता है फ़ोन। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग कि अच्छा अभी तक हमने ना जो भी पॉडकास्ट किए हैं, अभी एक इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमने अभी पॉडकास्ट की, फिर बच्चों के साथ एक सिक्योर अटैचमेंट है उसका साइकोलॉजिकली क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर भी की। तो अल्टीमेटली हर चीज़ जो है वो इट बॉइल्स डाउन टू द टू थिंग्स, पेरेंट्स की तरफ से पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और फॉर द टीचर्स मेंटोरिंग, यानी कि ये दो रोल्स जो है बड़े उभर के सामने आ रहे हैं। इवन आप देख लें कि आज हम आपके साथ एज अ डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें कहाँ किस तरफ जा रही हैं, ये वहीं उस एक कॉज की तरफ जा रही हैं जिसके बहुत इफेक्ट्स हैं। वो है ना 80-20 रूल जो है वो के 20 कॉजेज के 80 इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली आप शेप ही अपने पेरेंट्स से हो रहे होते हैं, आप उनको एज एन मोल्ड आपका खुद ब खुद ही बन रहा होता है, ये आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते। इवन मैं जब अपनी साइकोथेरेपी के वो सेशंस लेती हूँ और अपना खुद करती हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं उनको निकालूँ, तो मुझे खुद समझ आती है कि मुझे पता भी नहीं होता, लेकिन अनकॉन्शियसली मैं अपनी मदर की चीज़ों को मिरर कर रही हूँ। अब इसमें कुछ तो चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे चेंज आना चाहिए, तो आप मिरर डाउन कर रहे हो तो सबकॉन्शियसली। इवन इसकी कोई ऐसी फैब्रिक शायद वो डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि 50% इज़ जेनेटिक, जो यानी कि अब आप जो है बहुत कम रोल है, मतलब जीन्स होती हैं वो दे आर देयर, वो खराब जीन्स भी आपकी बॉडी में म्यूटेटेड भी होंगी, लेकिन वो अपना एक्शन नहीं करेंगे जब तक उसको मल्टी फैक्टोरियल में ट्रिगर नहीं मिलेगा। मोस्टली कुछ होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग जीन्स जो फॉरन ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जैसे कुछ बच्चे पैदा ही आपको पता है कि वो जेनेटिकली उनमें कोई मसले होते हैं, तो वो पैदा ही उनमें कोई मसाइल सेरिब्रल पाल्सी या इस तरह की डिजीज़ होती हैं, लेकिन मोस्टली जो डिजीज़ हैं उनमें जेनेटिक मसले होते हैं। इवन एक्जिमा वगैरह में जीन्स होती हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट आपके लाइफस्टाइल के थ्रू करेंगे, लाइफस्टाइल के थ्रू करती हैं, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो व्हेन चाइल्ड इज जब देयर इज़ अ स्किन इशू, तो इट्स नॉट द स्किन दैट इज़ क्राइंग, इट इज़ द चाइल्ड एक्चुअली इनसाइड जिसे कोई प्रॉब्लम है, एंड दैट कुड बी द इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्ट्रेस जो कि उसे इस तरफ लेके जा रहा है और इस तरफ मजबूर कर रहा है। तो वी नीड टू केटर फर्स्ट, उसकी उस नीड को पहले हम पूरा करें, तो उसके बाद अगर कोई चीज़ पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है या उसमें चेंज ट्रांजिट करती है, तो फिर देन वी शुड ब्रिंग हिम और हर टू द स्पेशलिस्ट और द प्रोफेशनल्स, ताकि उसको जो है हम क्योर कर सकें। अदरवाइज़ हम लोग अपने लाइफस्टाइल, अपने पेरेंटिंग स्टाइल, इन सारी चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ों पे वी कैन यू कैन से कोप अप विद दीज थिंग्स, जो कि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल के जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं। दो चीज़ें जो मुझे लगता है ना मेन फोकस वाली एक चीज़ है, एक पेरेंटिंग में, एक तो ये है कि आपने सेफ स्पेस क्रिएट करनी है।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को ना बहुत important ज़्यादा चीज़ है। टॉयज़ नहीं चाहिए, बच्चे को फाइनेंशियली चीज़ें नहीं चाहिए। हमें लग रहा होता है कि बच्चे को शायद बस फाइनेंशियल चीज़ें देंगे उससे वो खुश होंगे। जो चीज़ बच्चे को चाहिए वो सेफ स्पेस और ट्रस्ट चाहिए। जो बेसिक उसकी नीड है वो ये है, अदर देन फिज़िकल नीड कि उसको खाना पीना मिल रहा है, उसके अलावा जो उसकी बेसिक नीड आती है ना वो उसकी सेफ स्पेस है, कि जहाँ पे वो अपने इमोशंस को सेफली जो है वो उनका आउटफ्लो कर सके, उनको बता सके। तो उसमें आप माएँ जो हैं वो ये रोल प्ले कर सकती हैं कि जब बच्चे घर से आएँ और वो कोई आपको बात सुना रहे हो, मोस्टली बच्चे करते हैं कि वो आपको बातें सुनाते हैं और उसमें से फालतू भी होती हैं, Full आपने day, exactly. आपके 10,000 काम होते हैं जो आपने करने होते हैं। बिल्कुल। अब ये आप पर है कि आप उसको किस तरह से उसकी बात को सुनते हैं। अगर आप उसको कहेंगे नहीं बेटा मैं फारिग नहीं हूँ, मैं ये काम करूँगी वो, तो वो उसकी सेफ स्पेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी कि माँ के पास टाइम ही नहीं है, मैं तो शायद सही बात करता ही नहीं हूँ। और फिर जब आप कहेंगे ना कि अब मेरे से बात करो, तो तब तक वो ख़त्म हो चुका द डैमेज इज डन ऑलरेडी। हाँ, तो इसलिए आपने पहले से ही जब कोई बच्चा बात करे तो आपने पूछना हाँ अच्छा, क्यूरोसिटी शो करनी है। क्यूरोसिटी, हाँ अच्छा फिर बताओ, और बजाय इसके कि हम उससे ज़्यादा इस पे फोकस करें कि अच्छा अब स्कोर क्या लिया है, कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में, मतलब इन चीज़ों को भी आपने, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं निगलेक्ट करते हैं, आपने पढ़ाना है, लेकिन फोकस आपका ये होना चाहिए कि हाउ वाज योर डे टू डे, आपने क्या फील किया, हाउ वाज योर डे, हाउ डिड यू फील एक्चुअली, हाँ हाउ डिड यू फील, और ये चीज़ें आपने उससे पूछनी है और इसके ऊपर बात करनी है। असल में बात जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपके 100 मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। बच्चों से बातें करनी चाहिए, वो बात आपने करनी है, क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं ना वो स्पेंड करना है। बेशक आप कम टाइम स्पेंड करें लेकिन जो करें वो क्वालिटी टाइम करें, और जिस तरह आपने जो चीज़ उनको समझानी है वो जब रिसेप्टिव माइंड के साथ हो, रिलैक्स हो, रिसेप्टिव माइंड हो, तब आप उनको स्टोरी के थ्रू या वैसे ही समझाएंगे बच्चे ये जो आपने ये काम किया था ये मुझे लगा था कि नहीं ठीक, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करके देख लो, आप ऐसे करके देख लो, तो बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी और वो इसको मानेंगे भी बात आप। अब ये सारी चीज़ों में, और आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो, आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट को पेरेंट्स किस तरह डील करते हैं। अगर पेरेंट को खुद नहीं डील हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो उसका आउटलेट बच्चे होंगे, वो बच्चों पे अपना गुस्सा निकल रहा होगा, और आप उससे इस तरह बात भी नहीं बच्चों से कर सकते जब तक आप अपने इमोशंस को रेगुलेट ना किया हो। तो फिर बात आ जाती है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें, अपनी चीज़ें सीखेंगे, अपनी एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हमें पता भी नहीं होता हाउस वाइफ दे आर इन द स्ट्रेस, और वो उसको कैसे रिलीज़ करना है, उसको कैसे अपने आप चीज़ें, माइंडफुलनेस की छोटी छोटी एक्टिविटीज़। और अब ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अब आपके एक क्लिक पे आप इन चीज़ों को सर्च करो और आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ जाती हैं, आपको चीज़ें मिल जाती हैं जो आप करके अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हो। इवन स्कूल्स में भी आप छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए टीचर्स बच्चों को 30 मिनट्स की क्लास में जो है वो दरमियान में ब्रेक दे के कहें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग करें, उनको सिखाएं बच्चों को, गुड एक्टिविटीज, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो मैंने आप दोनों सिस्टम्स की बात की थी वो एक्टिवेट हो जाता है जब आप लंबा सांस लेते हो ना। लंबा सांस इतना कि आपका एब्डोमेन मूव करे, मोस्टली हम सांस लेते हैं ना हमारी चेस्ट कैविटी मूव करती है, हमारा एब्डोमेन नहीं करता। एग्जैक्टली। तो जो डीप ब्रीदिंग है वो ये कि आपका एब्डोमेन मूव करना चाहिए और आपको फील हो रहा हो जब आप सांस ले रहे हैं तो आपने उसको फील करना है, उसको फील करना है और फिर उसको आपने एक्सेल करना है आराम से, स्लोली। और ये आप अगर खुद करके देखें ना तो आपका स्ट्रेस ऐसे 2 मिनट में रिलीज होता है। इट हैपेंस, आपकी हार्ट बीट उसी टाइम सही हो जाएगी। इवन जब मैं कोई प्रोसीजर कर रही होती हूँ ना, कोई पेनफुल प्रोसीजर, जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग रहा होता है, कोई जो भी काम करना है, तो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि डीप ब्रीदिंग और उस पर फोकस करें। उनका पेन मैंने देखा है कि 80% कम हो जाता है। इवन उनकी जो ब्लीडिंग अगर होनी होती है ना प्रोसीजर से, वो ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो इसके मैंने तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देखे हैं अपनी लाइफ में भी और इर्द गिर्द लोगों के साथ भी जिनको मैंने बताया कि ये करें। कभी कभी भी आप कर सकते हो, रोज करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ये इवन क्लासरूम सेटिंग के अंदर भी आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि टीचर शुड गिव टाइम एंड स्पेस कि वो थोड़ा सा मिड ऑफ द क्लास या जब उनको लगे कि बच्चे थोड़े से जो है वो डिस्ट्रेस हो रहे हैं या उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें,
वो एक क्योंकि इस तरह से वो बच्चे के सबकॉन्शियस में चली जाएगी। हम हैबिट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अगर बच्चा रोज़ करेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा, फिर वो ऐसे उठते बैठते करेगा, कभी उसका फिर वो उसको रेगुलेट करना आ जाएगा, जब उसको फील होगा ना वो जॉय। क्योंकि जब आपका बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में जाती है आप फील करते हो ये चीज़ें। तो इसी तरह आप मेडिटेशन, बच्चों को थोड़े से बड़े आप मेडिटेशन उन्हें सिखा सकते हैं, प्रेजेंट में रहना सिखा सकते हैं। जिस तरह आपने स्पेस क्रिएट की है तो टीचर भी उस स्पेस में जाएं ब्रेक टाइम में और उनको फील कराएं कि आपने किस तरह ग्राउंडेड रहना है, किस तरह आपने चीज़ों को फील करना है। हम बस गुजार रहे होते हैं ना ज़िंदगी, हम फील नहीं करते। तो कलर्स को, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द toughest thing as टफेस्ट well. है। हाँ, जो सूफी और वो सारे, मैं जब पढ़ती थी तो मैं इसको बड़ा रिलेट करती थी कि कितना साइकोलॉजी और सूफिज्म और ये सारी चीज़ें बड़ी आपको रिलेटेबल लगती हैं कि वो भी कहते हैं हाल में रहो, कि आपने हाल में रहोगे तो आप जब जिक्र करते हो तो वो भी के हाल में रहो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और ये एंजाइटी जो है वो साइकोलॉजी में ही कहते हैं ना कि जो एंजाइटी है दैट इज रेलेवेंट टू योर फ्यूचर, जो डिप्रेशन है दैट इज रेलेवेंट टू योर पास्ट। तो ऐसे ही इफ यू स्टार्ट लिविंग इन पास्ट तो आप डिप्रेस्ड हैं, इफ स्टार्ट तो आप एंजाइटी में, और दोनों का हाल ये है कि यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और ये इट मैंने इसको थोड़े अरसे के लिए प्रैक्टिस किया, लेकिन क्योंकि आसान नहीं है ये भी बहरहाल, तो आई रियली स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम मैं चलते फिरते ना कोई एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूँ, कि मैंने जैसे पहले कभी कि लोगों को ऑब्जर्व नहीं किया था। मैं उनके जो है ना हैबिट्स को, उनके जेस्चर्स को, उनके छोटे छोटे जुमलों को आई रियली एंजॉयड इट। कि जैसे एक पूरी एक आप स्क्रीन में ना एक मूवी चल रही है, उसके डिफरेंट शॉट्स चल रहे हैं, तो फिर आप ये है कि आपकी वो जो एंजाइटी है वो भी कम हो जाती है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विद द प्रैक्टिस और विद द अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस आगे ही जो है, अगर मैं कहती हूँ कि स्कूल ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अगर ये आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं तो बच्चों में जो चीज़ आप एक दफ़ा आपके बचपन में कोई चीज़ डेवलप होती है वो आपकी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स वो जब अगर सही लग गए तो ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। वो कनेक्शन बहुत अच्छे फिर आपके न्यूरॉन्स बन जाते हैं, और फिर जितनी दफ़ा एक पाथवे आप जब कोई चीज़ एग्जैक्टली वो जो न्यूरल पाथवे, न्यूरल पाथवे बन जाता है, फिर जितनी दफ़ा न्यूरल पाथवे से वो चीज़ गुजरती है वो पक्का हो जाता है, पक्का होता जाता है, और फिर वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। एग्जैक्टली तो जब सबकॉन्शियस में चीज़ें चली गई फिर तो आसान काम है। वो साइकोलॉजिस्ट ना कार्ल युंग वो कहता है कि यू नीड टू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस, अदरवाइज आप हर चीज़ को जो है ना वो किस्मत पे रखेंगे कि मेरी किस्मत में शायद ऐसा था जो हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी अमेजिंग। तो साइकोथेरेपी में मेरा इंटरेस्ट ही इस वजह से डेवलप हुआ था कि साइकोथेरेपी इज़ द थिंग। एक तो है ना कन्वेंशनल साइकोलॉजी, CBT, कन्वेंशनल बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, एक है साइकोथेरेपी इज द थिंग कि जो आपके अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लेकर आती है। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग आई गेस ये वो NLP का एक फील्ड बनता है कि दे डू दिस, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। हाँ, वो भी एक अलग सी चीज़ है, ये सारे मिलते जुलते छोटे छोटे डोमेन्स हैं। NLP इज ऑल्सो अ थिंग और फिर साइकोथेरेपी इज ऑल्सो अ थिंग, कि वो डिफरेंट थेरीज हैं जिन पे वो बेस करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हर बंदे को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। अवेयरनेस से बहुत सी चीज़ें हेल्प आउट होती हैं। सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्टिंग, तो आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई रियली ट्राई टू अप्लाई इन माय लाइफ, क्योंकि पहले अप्लाई ना करने की वजह बहुत सारे लोगों की ये होती है कि दे आर नॉट अवेयर। जब अवेयरनेस आ जाती है तो लोग ऐसा नहीं है कि उसको फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं करना, होता है, दे डू इट, दे अप्लाई, और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। और हमारे टीचर्स खुद ये हमें सिखाते हैं कि आईज डजंट सी व्हाट माइंड डजंट नो, कि जब हमें किसी डिजीज़ का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे। एग्जैक्टली तो इसी तरह है कि जब किसी काम का नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे। तो एक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज, एजुकेशन जो है वो तो पहला है, अवेयरनेस। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मीरा फॉर बीइंग हियर एंड डियर पेरेंट्स। आज हमने ये कोशिश एंड टीचर्स एज वेल, आज हमने ये कोशिश की है कि टू लुक बियॉन्ड द सर्फेस, यानी ये जो स्किन है दैट इज़ द सर्फेस, लेकिन इसके पीछे जो एक पूरा मैकेनिज्म है उसको हम उसे देखने की ज़रूरत है, और इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू द थिंग्स जो कि हम शायद इग्नोर कर जाते हैं समटाइम्स, दैट इमोशनल इम्बैलेंसिंग कुड बी द रीज़न ऑफ unhealthy skin as well. So for a healthy skin in the world, you should take care of your emotions as well. Thank you very much. Assalamu alaikum.